आज से भारत का भूगोल एक नया रूप में अपन जानने जा रहे हैं। अभी तक जो क्लास हो चुकी है भारत के भूगोल की, उसके आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपन। तो हम लोगों ने इसमें हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय और आपका भौगोलिक प्रदेश, ये सारे चीज़ खत्म हो चुका था भारत के भूगोल में। अब वहाँ से आगे चलते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल कर आता है भारत की नदियाँ। यहाँ से अब ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें से सवाल ना आते हों, तो आपको थोड़ा सा मैं ये नहीं बोला आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मेरे से आज तक नहीं पढ़ा है। तो एक बार भारत की नदियाँ जानिए और इंटरेस्ट देखिए सब्जेक्ट का और ज्योग्राफी का। तो हम चालू करने वाले हैं भारत की नदियाँ। अध्ययन की दृष्टि से भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें से ये पहला वाला कहलाता है उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा वाला कहलाता है दक्षिण भारत की नदियाँ। पहला उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। ओके, उत्तर भारत की नदियों को ही हिमालय की नदियाँ भी बोलते हैं, हिमालयी नदी। और दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के नाम से अपन जानते हैं। इसको है तो सारी की सारी नदियाँ, इसको ऐसा क्यों किया गया? इसको आपको केवल ज्योग्राफी का नॉलेज और अध्ययन की दृष्टि से इसको सरल बनाने के लिए इसको तोड़ा गया है। इसमें से पहला बोला मैं उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा बोला दक्षिण भारत की नदियाँ। इसी को और कैसे तोड़ सकते हैं? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक, हिमालय, अच्छा आज हम चालू कर रहे हैं हिमालय की नदियाँ। इस हिमालय की नदियों में तीन प्रमुख हैं। पहला सिंधु नदी, सिंधु नदी सिस्टम, सिंधु नदी। दूसरा गंगा नदी और तीसरे नंबर पर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन मेन नदियाँ, ऐसा नहीं है कि केवल यही तीन हैं, ये तीन मेन नदियाँ हैं, मेन नदियाँ। इसके और सैकड़ों सहायक नदियाँ हैं, इनकी सैकड़ों सहायक नदियाँ हैं। इनमें से आज हमारी क्लास सिंधु नदी अपवाह तंत्र से या सिंधु सिस्टम से चालू होगा। ठीक है, इसके बाद गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। ये आज सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए सिंधु नदी अपवाह तंत्र या सिंधु सिस्टम। ओके, मेंस के जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक बार मेंस दिया है वो दोबारा नहीं देगा, या जो प्री दे रहा है वो मेंस नहीं देगा। आखिर फेस करना पड़ेगा आपको मेंस। इसलिए आप याद रखना है कि मेंस में आपका भारत का भूगोल पूरा का पूरा शामिल हो चुका है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं आज सवाल भी दूंगा लास्ट में। सिंधु नदी अपवाह तंत्र में हमको उधर ज़्यादा काम नहीं है, इतने डायग्राम में ही आपका सारा का सारा सिंधु रिवर सिस्टम आ जाएगा। सिंधु हेडिंग डालना है पहला, सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी ही सिंधु नदी है। पहला बात, सिंधु नदी अपवाह तंत्र का सबसे पहला ही नदी क्या है? सिंधु नदी है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां मिलकर इस अपवाह तंत्र को बनाएगी। फर्स्ट पॉइंट। तो सिंधु नदी को याद रखना है आपका तिब्बत। तिब्बत में जगह का नाम याद रखना है मानसरोवर झील।
मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के चेमायुंगलुंग ग्लेशियर, चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से ये सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये पूरा पाकिस्तान में बहते हुए ये नीचे क्या है, अरब सागर। तो तिब्बत से निकलने के बाद भारत में, तिब्बत से निकलने के बाद भारत में, भारत के जम्मू कश्मीर से आगे ये पूरा पाकिस्तान में, और ये अंतिम में अरब सागर में। कहाँ पर? अरेबियन सी। गिरने से पहले इसके तट पर प्रसिद्ध शहर कराची, पाकिस्तान का कराची शहर गिरने के जस्ट पहले सिंधु नदी पे। ठीक है, तो याद रखना है मानसरोवर झील, चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और भारत में प्रवेश, ये किया भारत में प्रवेश, ये जगह याद रखना है दमचौक। दमचौक, सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? दमचौक से। दमचौक से करती है जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। फेमस लेह सिटी, लेह सिटी सिंधु नदी के तट पर है, लेह शहर सिंधु नदी के तट पर है। आगे जाएगी सिंधु नदी और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में निकल जाएगी। सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में एक चीज़ याद रखना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत चूंकि इसी नदी के तट पर से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप जानते भी होंगे, तो उसमें सबसे पहले सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों का ही खुदाई हुआ, इसलिए इसको सिंधु घाटी नदी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ओके, तो साथ में याद रखना है आपको सिंधु घाटी के साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सारे शहर इसी नदी के तट पर है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। चूंकि खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा जो है सिंधु नदी के तट पर, इसलिए नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी भारत में दमचौक से एंट्री करेगा, दमचौक से एंट्री करने के बाद लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहेगा। लेह शहर इस सिंधु नदी के तट पर। इतनी बातें याद हुई। सिंधु नदी के नाम से ही जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो एक सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको याद रखना है, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के आसपास से प्रारंभ हुआ, इसी नदी के तट पर हड़प्पा ऐसे शहरों की खुदाई हुई, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया था सिंधु घाटी सभ्यता। पहला बात सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा बात सिंधु नदी की लंबाई। सिंधु नदी की लंबाई आपको याद रखना है 2880 किलोमीटर के साथ ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 2900 ब्रह्मपुत्र, दूसरी 2880 सिंधु नदी का। सिंधु नदी की अनेक सैकड़ों होंगे, कम से कम सैकड़ों इसकी सहायक नदियां होंगी। उसमें से कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं अगर ऊपर से, तो एक ये नदी याद रखना है आपको, नुब्रा। बहुत हैं, उनमें से मैं कुछ ही बता रहा हूं, तो ये आपको क्लियर याद रहना चाहिए। ये है श्योक, और ये आपको याद रखना है गिलगित।
गिलगित, नुब्रा, श्योक, गिलगित। इसमें से जो गिलगित है इसी के पास सिंधु गार्ज का निर्माण करती। गार्ज बार बार आप सुनेंगे, ब्रह्मपुत्र गार्ज, सिंधु गार्ज, एक वर्ड सुनाई देगा आपको। जैसे ये कोई पहाड़ है, ये नदी इधर से आई और इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया। काटने के बाद इसका शेप कैसे हो जाएगा? ये इसके बीच से क्या बहती है? नदियाँ। जब नदियाँ पहाड़ को काट कर बीच से बहना चालू हो गए, ऐसे ही जगह को क्या बोला जाता है? गार्ज। तो ये याद रखना है, गिलगित के पास सिंधु बहुत बड़ा गार्ज का निर्माण करती है, नाम है सिंधु गार्ज। आपको पूछा जाएगा सिंधु गार्ज किस नदी पर है? लीजिए सिंधु, अब ये इसमें सिंधु गार्ज किस नदी पर है पूछा जाएगा, और आदमी मार रहा है सतलज। ये इज नॉट कॉमन सेंस ना भाई। तो सिंधु नदी पर, सिंधु गार्ज किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। इतना याद हुआ। चले आगे। इसके आगे आने पर एक नदी याद रखना है इस पर, और खुर्रम, खुर्रम। और सबसे फेमस याद रखना है आपको काबुल, काबुल। ये इसकी ऊपर से सहायक नदियां, नुब्रा, श्योक, गिलगित, खुर्रम और काबुल। यही जो काबुल है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ये नदी, इसी के तट पर काबुल शहर है। ओके, ये याद रखना है काबुल। इतनी बातें याद हुई। दूसरा, अब इधर से देखिए, इसकी एक सहायक नदी यहाँ जम्मू कश्मीर से, ये झेलम, झेलम। और ये आई चिनाब। कौन सी नदी है ये? चिनाब नदी। ऊपर वाली कौन सी नदी है? झेलम नदी। आपको नाम क्लियर याद रखना पड़ेगा। ये है झेलम नदी, नीचे वाला चिनाब नदी। ठीक, दो याद हुआ, झेलम, चिनाब। ठीक, इसके बाद ये आया आपका रावी। क्रम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्रम याद रखना पड़ेगा। इसके बाद ये यहाँ पर है राकसताल झील। राकसताल झील से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये होकर ये मिल जाएगा चिनाब में। बोलने का मतलब ये सबसे लंबी चिनाब नदी, ये जो सबसे लंबी नदी है ये चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। ये वाला झेलम नदी। ये वाला है आपका रावी। अब बच गया क्या? यहीं से एक और नदी निकलेगी, ये है व्यास। जहाँ पर ये मिलते हैं उस जगह को बोला जाता है हरिकै। हरिकै नामक जगह पर ये व्यास नदी इस सतलज नदी में आके मिल जाएगा। तो ये इधर से इसकी सहायक। हालांकि अगर एक लेना पड़ेगा तो चिनाब, ठीक है ना भाई। ऊपर से नुब्रा, श्योक, गिलगित, खुर्रम, काबुल, और नीचे से बात करेंगे तो ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और हरिकै। इन नदियों का क्रम आपको याद करना ही पड़ेगा। इन नदियों का क्रम आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे बहुत सारे सवाल मिस हो जाएंगे अगर क्रम याद नहीं रहा तो। आपसे पूछा जाएगा सिंधु जल समझौते पे किन किन नदियों पे पाकिस्तान को 80% जल मिलता है, इनमें से किन किन नदियों को भारत को 20% जल मिलता है। तो ये अगर क्रम याद नहीं है तो आपसे मिस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। बार बार बोलिए, 2-4 बार बोलिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और आप
भारत के वासी हैं और भारत की नदियों के, और वो छोटी मोटी नदियां नहीं, बड़ी बड़ी नदियों के बारे में इतना नहीं जानेंगे तो आपको ये से सवाल तो गलत होगा ही। और सवाल मैं एक बार सिंधु ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो जाने दो और इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको सिंधु की सहायक नदियां बताया, तो अब आगे देखिए सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर है बोला हूं मैं? हाँ, लेह शहर, ठीक, ओके। सिंधु नदी पर 2 प्रसिद्ध बांध बनाए गए हैं, डैम। एक का नाम याद रखना है आपको, चूखा जलाशय या चूखा डैम, और दूसरा नीबू पाजगू। अब नाम ही वैसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहला चूखा जलाशय याद रखना है, दूसरा नीबू पाजगू। ये 2 फेमस डैम है किस पर? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर चूखा और नीबू पाजगू डैम है। इसी नदी पर देखिए, ये नदी यहाँ से निकल रही है मानसरोवर से भारत में, भारत के बाद कहाँ जा रही है? पाकिस्तान में। तो इस नदी को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है। इस विवाद को लेकर पाकिस्तान चले गया यूएनओ, बोले कुछ तो हमारे लिए किया जाए, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा पानी को भारत यहाँ से रोक लेता है। अगला हमारा कंप्लेन किया, तो वो 1960 डेट के साथ याद रखना है, 1960 1960 सिंधु जल समझौता। डेट याद रखना पड़ेगा आपको, सिंधु जल समझौता। इस समझौते की अध्यक्षता नहीं, मध्यस्थता बोलिए, मध्यस्थता, इसकी मध्यस्थता करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में किनके किनके बीच में ये समझौता हो रहा है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम था अयूब खान और प्रधानमंत्री हमारे उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसकी मध्यस्थता में हो रहा है? ये वर्ल्ड बैंक। ये क्लियर याद रखना है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से इन दोनों के बीच कराची में रावलपिंडी, पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी शहर में ये क्या हुआ? समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ऊपर की 3 बोलने से सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की 3 सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा, 20% जल भारत उपयोग करेगा। समझौते की पहली बात, समझौता भी हो गया है, हस्ताक्षर भी हो चुका है, ठीक है भाई। सिंधु, झेलम, चिनाब, ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इस तीनों नदियों का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जल का उपयोग भारत करेगा, पहला। दूसरा, इस समझौते की दूसरी बात, नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, इसमें 80% जल भारत यूज करेगा, 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। नीचे की 3 नदियों में अपन 80% करेंगे, पाकिस्तान 20%, ऊपर की 3 नदियों में अपन 20% करेंगे और पाकिस्तान 80%। बातें याद हुई। और इस समझौते के तहत बहुत सारी बातें हुई। कोई भी डैम का निर्माण इन पर किया जा सकता है, परंतु नदियों की दिशाएं नहीं मोड़ी जाएगी, और इसके लिए एक कमेटी बनेगी, आयोग का गठन होगा, जिसको सिंधु जल आयोग के नाम से जाना जाएगा। इसका 1 साल मीटिंग इधर होगा, 1 साल मीटिंग इधर होगा, बहुत सारे इसमें प्रावधान थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम केवल 2 ही याद रखना है, ऊपर की 3 नदियाँ, नीचे की 3 नदियाँ। इसका 80% ये यूज़ करेगा, 20% ये, नीचे की 3 80% ये, 20% ये, बस
दो ठो डैम बताया मैं आपको, चूखा और नीबू पाजगू। याद रखना है सिंधु नदी का कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक, इतनी बातें सिंधु नदी के बारे में जानिए। इसके बाद दूसरी नदी याद रखना है झेलम नदी। दूसरी कौन सी नदी? झेलम नदी। लिखिए झेलम। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के निकट शेषनाग झील से। तो आप सीधा याद रखिए शेषनाग झील से। शेषनाग झील, शेषनाग झील से किस नदी का उद्गम हो रहा है? झेलम नदी का। झेलम नदी आगे जाकर इसी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील का निर्माण करेगा। वुलर झील कौन सी नदी बनाती है वुलर झील? झेलम नदी। झेलम नदी को सिंधु घाटी सभ्यता में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी का और क्या नाम था? वितस्ता। झेलम नदी के तट पर ही हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस। याद आया आपको? हाँ, तो ये वही है झेलम नदी। वितस्ता के नाम से जाना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसे वितस्ता नाम से जानते थे। शेषनाग झील है, इस पर शेषनाग झील के पास से ये निकलती है, ये इसी पर वुलर झील है। और याद रखना है आपको श्रीनगर शहर इस नदी के तट पर। झेलम नदी, झेलम नदी पर तुलबुल, दो बार पूछा हुआ सवाल है, तुलबुल परियोजना और किशनगंगा। हालांकि किशनगंगा इस झेलम की एक सहायक नदी है जिस पर यह बना हुआ है, लेकिन आपसे सवाल में आएगा झेलम ही आएगा। किशनगंगा परियोजना या किशनगंगा डैम किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है झेलम नदी पर है। झेलम नदी आगे चल के भारत और पाकिस्तान का नेचुरल बाउंड्री बनाएगा। आप सब इसको देख चुके हैं, सभी लोग देख चुके हैं। बताऊं कहाँ पर? आप लोगों ने वो बजरंगी भाईजान पिक्चर देखा है? बजरंगी भाईजान पिक्चर में वो मुन्नी जब पहली बार चिल्लाती है सलमान खान को मामा बोल के, तो देखे दोनों तरफ कांटा तार ऐसे बंधे रहेगा, दोनों तरफ कांटा तार था, बीच से एक नदी बह रही थी जिसमें सलमान खान कूद कूद के पार कर रहा था। बस 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 वही है झेलम नदी। सबको दिखा दिया मैं यहीं बैठे बैठे। ठीक है, हाँ, तो ये झेलम नदी है, याद रहेगा। इतनी बातें कम से कम झेलम नदी के बारे में याद रखिए। इसके बाद चिनाब नदी। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का नेचुरल बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद चिनाब नदी, यहाँ से चंद्रा और यहाँ से भागा, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा दो नदियों आकर मिलेगी। ठीक है, दो नदियां आकर मिलेगी। चिनाब नदी, चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से चिनाब नदी बनती है। चिनाब नदी का सिंधु घाटी सभ्यता में नाम था अस्कनी। क्या नाम था? अस्कनी। याद रहेगा। चिनाब नदी पर, चिनाब नदी देखिए ये जहाँ पर मिला, यहीं पर एक दर्रा है बारालाचाला। बारालाचाला दर्रा, दर्रा बोलने से पास, पास पहाड़ियों के बीच से सकरा रास्ता जिससे होकर उस पहाड़ी को पार किया जाएगा, वो दर्रा कहलाता है, वही है पास। ठीक है, तो ये बारालाचाला दर्रे से निकलती है बोलोगे तो भी चलेगा।
ठीक है। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा से, ये है आपका मेन जगह याद रखना है आपको। ये कौन सी जगह है ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है। ये चिनाब नदी पहले तो हिमाचल में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में और अंतिम में नाम मात्र के लिए पाकिस्तान में, तुम्हारा ये पंजाब राज्य में आएगी। हिमाचल के बाद पूरा जम्मू कश्मीर और नाम मात्र के लिए पंजाब राज्य, उसके बाद ये पाकिस्तान में चले जाती है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में BDS 3 ठोक डैम है। कितने डैम हैं? 3। B फॉर, D फॉर, S फॉर बगलीहार, B फॉर बगलीहार, D फॉर दुलहस्ती, S फॉर सालाल। इतनी परियोजनाएं हैं चिनाब नदी पर, ठीक है। चंद्रा और भागा 2 अलग अलग धाराएं आकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी आगे जाते हुए जम्मू कश्मीर में बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल नदी इस नदी पर ये डैम बने हुए हैं और ये आगे बढ़ती है, जिस पे झेलम नदी आकर मिलती है। इतना जानना है आपको चिनाब नदी के बारे में। चिनाब के बाद रावी, चिनाब के बाद रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से होता है। यहाँ पर एक पास है रोहतांग पास। क्या है? रोहतांग पास। रावी नदी का भी और व्यास नदी का भी, दोनों का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी को सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुषणी या पौरोषणी इन नामों से जाना जाता था। इसी रावी नदी के तट पर पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर लाहौर है। पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर क्या है? लाहौर है। तो ध्यान देना इस चीज़ों को कि रावी नदी के तट पर लाहौर शहर है। इस लाहौर में 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इस लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। दिन याद रखना है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1929 को लाहौर शहर में रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग के साथ ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो आपको ध्यान देना है, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस रावी नदी पर एक डैम याद रखना है, डैम का नाम है थीन डैम। कौन सा डैम? थीन डैम। इस रावी नदी पर थीन डैम। चलिए मेंस के बच्चे एक सवाल याद रखना है, डैम और बैराज। डैम और बैराज में क्या अंतर होता है? बार बार कहीं पर बैराज निकलेगा मेरे मुंह से, कहीं पर निकलेगा डैम। मतलब समझ रहे हैं ना? डैम और पिकअप वेयर में क्या अंतर होता है? हिंदी वाले लिखिए परियोजना और बैराज, इसमें अंतर क्या अंतर है? ठीक है, चलो। ये रावी नदी के बाद आपको याद रखना व्यास नदी। व्यास नदी को सिंधु घाटी सभ्यता में बिपाशा नाम से जाना जाता था। बिपाशा, इसी नदी का क्या नाम था? बिपाशा नदी। व्यास नदी इसी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड
याद रहेगा, ये व्यास कुंड से निकलता है, ध्यान देना है। व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। अब आपसे बहुत जल्दी एक सवाल पूछेगा, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में ही विलीन हो जाती है? तो याद रखना, ये व्यास नदी का उद्गम भी भारत में है और विसर्जन में भी भारत में है। तो इस जहाँ पर ये व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है, उस जगह का नाम याद रखना हरिकै, और इसी पर बना है हरिकै बैराज। क्या बना हुआ है? हरिकै बैराज, व्यास और सतलज के संगम पर। इस व्यास नदी पर, इस व्यास नदी पर एक और डैम याद रखना, पोंग डैम। पोंग डैम किसमें है? व्यास नदी पर। इतनी बातें व्यास नदी के बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसका विसर्जन भारत में ही है? क्लियर, याद रखना है व्यास नदी को। इसके बाद आपको याद रखना है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राकसताल झील से होता है। राकसताल झील भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करेगा। भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करेगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहेगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहेगा। तो ये हुई इसकी बातें। अच्छा, सतलज के बारे में आपको एक चीज़ जानना है। सतलज का सिंधु घाटी सभ्यता में नाम सतुद्री था। क्या नाम था? सतुद्री। ये सतलज नदी आपका सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करी, हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्यों में बहा, और ये कहाँ निकल गया? सीधा जाकर किसे मिल जाएगा? चिनाब नदी पे। तो आपको ध्यान देना है इस सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में नाफ्ता झाकरी डैम है। इस नाफ्ता झाकरी डैम में एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी द्वारा पूरे एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ओके, इसके आगे चलते हैं तो भाखड़ा नाम का जगह पड़ेगा आपको सतलज में, नांगल नाम का जगह पड़ेगा कहाँ? पंजाब में। तो ये दोनों को मिलाकर एक साथ बोल दिया गया भाखड़ा नांगल डैम। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, हाँ, सबसे ऊंचा डैम आपका टिहरी डैम, पूरे भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा डैम भाखड़ा नांगल डैम। जबकि कंक्रीट से निर्मित भारत का सबसे ऊंचा डैम पूछा जाएगा तो भी भाखड़ा नांगल आएगा। कंक्रीट से निर्मित भारत का सबसे ऊंचा डैम भाखड़ा नांगल। क्लियर बात रखना है, याद है ना? ये सारी बातें एकदम स्पष्ट याद रखनी पड़ेगी आपको। इसके बाद ये है व्यास नदी और आपका सतलज नदी के संगम पर ये एक जगह है हरिकै। यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, इसके लिए इसका नाम पड़ गया हरिकै बैराज। इस हरिकै बैराज से एक नहर निकाला गया। ये नहर निकाली गई, इसका नाम दे दिया गया इंदिरा गांधी नहर। पहले इसी को आप राजस्थान नहर आदि नामों से भी जानते थे। आपको अभी वर्तमान में याद रखना है इंदिरा गांधी नहर। इसकी टोटल लंबाई है 650 किलोमीटर, है तो 649 लेकिन 50 150 किलोमीटर करीब वो
पंजाब में बहती है, बाकी पूरा का पूरा राजस्थान अगर ये नदी नहीं होता, सॉरी ये नहर अगर नहीं बनाया जाता तो ये राजस्थान और बर्बाद था, पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल। उसमें ये नहर अमृत का काम करती है। ओके, वैसे ही याद रखना है, ये नीचे की पांचों नदियाँ ये जब यहाँ पर मिली, पांचों की पांचों यहाँ पर पांचों नदियाँ लगभग मिली, तो इसी जगह पर पाकिस्तान में पंचनद, पंजाब शहर, पंजाब यहीं है, ऐसा नहीं है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। ओके, पांच नदियाँ जब आकर मिलेगी तो इसी को बोला जाता है पंचनद, इसी से मिलकर बना है पंजाब। और जब ये चिनाब नदी इस जगह पर आकर कहाँ किससे मिलती है, सिंधु से। ये जगह का नाम याद रखना, मिठानकोट, मिठानकोट। ओके, और इसके बाद ये अपना जल पकड़कर सिंधु सीधा अरब सागर में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, अरब सागर पर मिल जाएगी। और जस्ट इस शहर का नाम याद रखना है, गिरने से पहले कराची शहर इसके तट पर है। ये है सिंधु नदी और सिंधु नदी अपवाह तंत्र। आपको इस वीडियो में अगर आप सिंधु नदी और उसके अपवाह तंत्र के बारे में कोई भी सवाल आएगा तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। मेंस वाले बच्चे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसीलिए कर रहे हैं ना कि आगे चलकर मेंस देना है, तो ये मेंस के लिए ही नहीं है, हर किसी के काम आना है। जो बच्चा यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है वो उसके भी काम आएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर। वर्ड लिमिट 60 वर्ड में लिखना है आपको। कितने वर्ड में, 60 वर्ड। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर, पहला सवाल। दूसरा सवाल लिखिए, डैम और बैराज में अंतर, 30 वर्ड। तीसरा सवाल लिखिए, सवाल नंबर तीसरा, सिंधु नदी जल समझौता के बारे में समझाइए, या सिंधु जल समझौते के बारे में को समझाइए, 60 वर्ड। चौथा सवाल, सिंधु नदी अपवाह तंत्र को समझाइए, 100 वर्ड। ये 4 सवाल दिया हूँ मैं आपको, और ये चारों का पहले आप आंसर लिखिए। ये पहले आप 4 सवाल का उत्तर लिखिए। भेजना बहुत दूर की बात है, पहले आप अपना राइटिंग स्किल चेक करिए कि क्या आप लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। मेंस में भी जुड़ गया है और प्री में तो हमेशा आना ही है। व्यापम आना है, रेलवे आना है, एसएससी आना है, हर एक एग्ज़ाम में इससे आना ही सवाल। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बस करते रहिए, और मैं ऐसे ही आपको क्लास कंटिन्यू प्रोवाइड कराते रहूँगा। थैंक यू।